हम गरीब लोग थे और इस गुर्बत ने रोटी तो हमसे छीन ही ली थी, लेकिन हमने इसे अपने ख्वाब छीनने की इजाजत नहीं दी हुई थी। इसलिए तो हम दोनों पति पत्नी ने बहुत ज्यादा गरीब होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख लिया था। और अब हमसे जहाँ तक मुमकिन हो रहा था हम बेटी की पढ़ाई पर रुपया पैसा खर्च कर रहे थे। जिस तरह हम दोनों पति पत्नी को ये शौक था कि हमारी बेटी डॉक्टर बन जाए, इसी तरह हमारी बेटी की भी ये दिली ख्वाहिश थी और इसके लिए वो बचपन से ही दिन रात एक करके मेहनत कर रही थी और बहुत दिल लगाकर पढ़ती थी। हमारा टूटा फूटा 1 ही 2 कमरों का कच्चा सा मकान था। एक कमरे में हम दोनों पति पत्नी होते और दूसरे कमरे में हमारी बेटी होती थी। अक्सर वक्त बेटी के कमरे की लाइट सारी सारी रात जलती रहती थी और हमारा ख्याल था कि उसकी पढ़ाई इतनी मुश्किल और इतनी ज्यादा होती है कि इसे रात भर जागना पड़ता है। और अपनी बेटी को इस तरह मेहनत करते देखकर हमें उस पर बहुत गर्व भी होता था। एक तो हम थे गरीब, दूसरा हमने न सिर्फ अमीरों वाला ख्वाब देखा था बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का, बल्कि उसके साथ ही साथ हम उसके लिए मेहनत मजदूरी भी कर रहे थे और अपनी बेटी पर भरोसा करते हुए उसे अकेले कॉलेज आने जाने की इजाजत भी दे रखी थी। इसलिए लोगों की बातें भी हमें सुननी पड़ रही थी और ये बातें तो सबसे पहले मेरे सास ससुर और फिर मेरे देवर और देवरानी ने करनी शुरू की थी। लेकिन मैं और मेरे पति को किसी की बातों की कोई परवाह नहीं थी। जब दूसरे लोग हमारी मर्जी के पाबंद नहीं हैं और हमसे पूछकर अपनी जिंदगी और अपनी औलाद के बारे में फैसले नहीं करते हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी थी कि हम लोगों की बातों में आकर अपना फैसला बदलते या उनकी बातों के डर से अपनी इतनी बुद्धिमान और काबिल बेटी को घर की 4 दीवारी में कैद करके बैठा देते। आखिर लोग बातें भी कब तक करेंगे? आखिर थक हार कर एक दिन खामोश होकर बैठ ही जाएंगे और जब हमारी बेटी डॉक्टर बन जाएगी तब यही लोग गर्व से कहते फिरेंगे कि हमारी एक पड़ोसी है जो डॉक्टर बनी है। मेरे देवर और देवरानी कहेंगे कि हमारी भतीजी अपनी मेहनत से बनने वाली एक काबिल डॉक्टर है और सास और ससुर भी गर्व से कहेंगे कि इनकी पोती एक डॉक्टर है। जब भी हम बेटी की मेडिकल की पढ़ाई का खर्चा और लोगों की बातें बर्दाश्त करते करते थक जाते थे तो यही छोटी छोटी बातें एक दूसरे से करते और मासूम मासूम सी कल्पनाओं की खुशियां हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बांटते थे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाते और दम तोड़ती हुई उम्मीद को फिर से सहारा देकर जवान करते थे। आखिरकार हमारी सोच और हमारी बेटी की मेहनत रंग लाई थी और एफएससी के बाद मैट्रिक पर उसकी मेडिकल में सिलेक्शन हो गई थी। हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी। अब 4 साल की और पढ़ाई थी, उसके बाद हमारी बेटी ने एक काबिल डॉक्टर बन जाना था। लेकिन एक मसला ये था कि मेडिकल कॉलेज दूसरे शहर में था और हम रोज रोज बसों और रिक्शों का इतना ज्यादा किराया नहीं दे सकते थे। एक बहुत बड़ी परेशानी की बात थी। आखिरकार बहुत ही ज्यादा सोच विचार के बाद और अपनी बेटी के टीचर्स के मशवरों से यह हल निकल आया कि हमारी बेटी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहेगी और हर हफ्ते की छुट्टी पर घर आ जाया करेगी। इस तरह रोज रोज के कॉलेज आने जाने का मसला भी हल हो जाएगा और मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पर भी भरपूर तवज्जो दे सकेगी। आखिरकार 4 साल की ही तो बात है, बस फैसला हो गया और मेरी बेटी हॉस्टल में रहकर पढ़ने लगी और हर हफ्ते की शाम को हॉस्टल से घर आ जाती और इतवार का दिन घर पर हमारे साथ गुजारने के बाद वो सोमवार की सुबह फिर से वापस चली जाती थी। इसी तरह से मेरी बेटी का मेडिकल का पहला साल अच्छे से गुजर गया और मेरी बेटी मेहनत और लगन से पढ़कर कामयाबियां समेटती रही। लेकिन जैसे ही चंद छुट्टियों के बाद उसकी पढ़ाई का सिलसिला फिर से शुरू हुआ तो हॉस्टल से वापस आने के बाद मेरी बेटी ने एक अजीब हरकत करना शुरू कर दी। वो जब भी छुट्टी पर एक दिन के लिए घर आती तो मुझसे कहती कि माँ मुझे बाजार से थोड़ी सी फिटकरी ला दो। जब मैं उसे पूछती कि उसे फिटकरी का क्या करना है तो वो हर बार यही कहती कि टीचर ने फिटकरी पर एक तजुर्बा करने को कहा है, मुझे वही तजुर्बा करके कॉलेज लेकर जाना है। मैं बेटी की ये बात मान लेती और उसे फिटकरी लाकर दे देती। तकरीबन 2 महीने तक यही सिलसिला रहा और जब तीसरे महीने में भी मेरी बेटी ने ये रूटीन रखी तो मुझे परेशानी सी हुई। आखिर ऐसा कौन सा तजुर्बा था जो पिछले 2 महीने से पूरा ही नहीं हो रहा था? और वो कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता है? और वो कैसा टीचर था कि हर हफ्ते एक ही काम दे देता था? लेकिन फिर ये भी सोचती कि हो सकता है कि कोई काम होता ही हो। आखिर को मुझे 5वीं क्लास पास को क्या पता मेडिकल और मेडिकल की पढ़ाई कैसी होती है। लेकिन चूंकि दिमाग में सवाल ने सर उठा लिया था तो इसलिए इस बार जब बेटी आई और उसने फिर से तजुर्बे का कहकर फिटकरी मंगवाई तो मैंने उससे पूछ ही लिया कि हर हफ्ते तुम्हें एक ही काम क्यों मिलता है। मेरा सवाल सुनकर पहले तो मेरी बेटी कुछ थोड़ा सा घबरा गई
और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि माँ, एक काम हमें क्लास में तब तक मिलता रहता है जब तक वो सारा ठीक ना हो जाए, और फिटकरी पर करने वाला तजुर्बा हर बार कुछ गलत हो जाता है और टीचर कहते हैं कि तजुर्बा नाकाम रहा है, इसलिए जब तक तजुर्बा कामयाब नहीं हो जाता तब तक ये काम मिलता रहेगा। मेरी बेटी के इतने लंबे सारे जवाब ने मेरी तसल्ली कर दी और मेरे दिल से सारे शक और सारे सवालात खत्म हो गए। मैंने खुशी खुशी बेटी को फिटकरी लाकर दे दी। एक रात हमारे पास अपने घर में गुजारने के बाद मेरी बेटी वापस हॉस्टल चली गई। उसके जाने के बाद पीछे से मैंने उसके कमरे की जब सफाई की तो वहाँ एक चीज देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपनी बेटी पर बहुत भरोसा था, लेकिन अब वो चीज देखने के बाद से मेरा अपनी बेटी पर वो आंखें बंद करके किए जाने वाला भरोसा डालाडोल हो रहा था। आखिर को कुछ तो ऐसा था जो मेरी बेटी मुझसे छुपा रही थी, लेकिन क्या छुपा रही थी ये मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। और फिर ये सवाल भी पैदा होता था कि आखिर को जब कुछ भी था उसे छुपाना क्यों पड़ रहा था। मेरा दिल तरह तरह के वहम और अंदेशों का शिकार हो रहा था और मुझे बहुत ही बुरे बुरे से ख्याल सता रहे थे। मैंने अपना काम वहीं पर छोड़ दिया और बेटी के कमरे से वो चीज उठाकर बाहर निकल आई और सोचने लगी कि अब हकीकत का पता कैसे लगाऊं। बेटी से तो पूछ नहीं सकती थी क्योंकि वो कभी भी मुझे सच न बताती। फिर दूसरा ऐसा कौन सा रास्ता था जहां से मुझे सच मालूम हो जाता और मेरे दिल को तसल्ली मिल जाती, मेरे सारे वहम दूर हो जाते। सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं खुश हो गई। वाकई मुझे यहाँ से हकीकत मालूम हो सकती थी। वो फौरन से उठी, अपनी चादर ली और घर से बाहर निकल आई। मेरा रुख मेन रोड की तरफ था जहाँ पर एक लाइन में बड़े प्यारे प्यारे से पक्के घर बने हुए थे। मैंने उनमें से एक काले रंग का दरवाजा खटखटाया और अंदर चली गई। ये किसी धनीराम साहब का घर था, लेकिन ये धनी नाम के ही नहीं थे बल्कि ये बहुत दयालु भी थे। धनीराम के दयालुपन की वजह से ईश्वर ने भी इन्हें बहुत धन दिया था। धनीराम साहब की एक बेटी जो मेरी ही बेटी की हम उम्र थी, वो भी डॉक्टर बन रही थी और उसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी जहां मेरी बेटी पढ़ रही थी। लेकिन ये हॉस्टल में नहीं रहती थी बल्कि रोजाना ही आती जाती थी। धनीराम साहब खुद अपनी गाड़ी में अपनी बेटी को लाते और ले जाते थे। मैं धनीराम साहब के घर गई और उनकी बेटी से मिली। मुझे देखते ही उसने पहचान लिया कि मैं चंद एक बार पहले भी बेटी के कुछ किताबों के अदले बदले के सिलसिले में यहाँ आ चुकी थी और मुझे पहली बार मेरी बेटी ने ही इनका घर दिखाया था। धनीराम साहब की बेटी मेरे पास आकर बैठी तो मैंने उसे अपना मसला बताया। उसने बहुत ही सुकून और ध्यान से मेरी बात सुनी और जैसे ही मेरी बात पूरी हुई तो वो परेशान हो गई। मैंने उसे अपने हाथ में पकड़ी वो चीज भी दिखाई जो मुझे बेटी के कमरे से मिली थी। धनीराम साहब की बेटी ने उसको बहुत गौर से देखा और फिर मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, वो कॉलेज में मेरी बेटी पर नजर रखेगी और उसकी सारी सरगर्मियों पर मुझे आगाह करेगी। मैंने उसे ये भी बताया कि मेरी बेटी हर हफ्ते मुझसे ये कहकर फिटकरी मंगवाती है कि उसे कोई प्रैक्टिकल करना है। उसे ये सुनकर भी हैरानी हुई और वो कहने लगी कि ऐसा तो कोई काम नहीं मिलता। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। मेरी परेशानी एकदम बढ़ गई। अगर मेरी बेटी पढ़ाई से हटकर गलत कामों में पड़ गई थी तो फिर यकीनन बदनामी और अपमान के साथ ही साथ लोगों के ताने भी हमारे घर तक पहुंचने वाले थे। मेरी गैर हालत देखकर धनीराम साहब की बेटी ने मुझे तसल्ली दी और कहा कि मैं फिक्र नहीं करूं, वो जरूर असल बात मालूम कर लेंगी और अगर कोई गलत बात हुई तो मेरी बेटी को बाज रखने की भी कोशिश करेगी। उसने मुझसे कहा था कि मैं वो चीज वहीं वापस बेटी के कमरे में रख दूं जहां से वो मुझे मिली है, ताकि मेरी बेटी को ये शक ना हो कि हमें किसी बात का पता लग चुका है। मैंने ऐसा ही किया और घर आकर अब दिन रात मेरा एक ही काम था, बस अपने ईश्वर से रो रो कर प्रार्थना करना। उसके साथ ही साथ मुझे बहुत ही बेचैनी से हफ्ते के गुजर जाने का इंतजार था। कब हॉस्टल से छुट्टी होती और मेरी बेटी घर आती तो मुझे कुछ न कुछ मामले की खबर तो होती। खैर जैसे तैसे करके वक्त गुजर ही गया और हफ्ते की शाम मेरी बेटी एक दिन की छुट्टी पर घर रहने आई। मैंने अपनी बेटी का सर से पैर तक गौर से जायजा लिया, लेकिन मुझे किसी किस्म का कोई बदलाव उसके अंदर नजर ना आया। वो बिल्कुल पहले जैसी थी, उसका रवैया भी बिल्कुल पहले जैसा था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे वहम में डालता। लेकिन मैं भी क्या करती, जब से बेटी के कमरे से वो चीज मिली थी मेरे दिल में शक का बाल आ गया था। बेटी ने फिर हर बार की तरह मुझसे ये कहकर फिटकरी मंगवाई थी कि उसे कोई तजुर्बा करना है। मैंने कुछ भी जाहिर किए बगैर उसे फिटकरी लाकर दे दी थी और खुद में खामोशी से धनीराम साहब की बेटी का इंतजार करने लगी, क्योंकि उसने कहा था कि जब मेरी बेटी हॉस्टल से वापस आएगी तो वो मेरे घर आएगी और जो सारी बात उसे इस बीच मालूम हुई है वो मुझे बताएगी।
इतवार के दिन तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब धनीराम साहब की बेटी हमारे घर आई। तब मेरी बेटी सो रही थी। तब उसने मुझसे कहा कि मुझे मेरी बेटी को जगाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास बैठ गई और जो कुछ उसने मुझे बताया उसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी बेटी की ऐसी परवरिश तो बिल्कुल भी नहीं की थी, फिर वो इस रास्ते पर कैसे चल पड़ी थी। मैं हैरान व परेशान सी सोच में गुम थी, लेकिन अब तो पानी सर से ऊपर हो चुका था। मैं वहीं सर पकड़कर बैठ गई। मुझे इस तरह परेशान और बेहौसला देखकर धनीराम साहब की बेटी ने कुछ तसल्ली दी और मेरे कान में बोली, आंटी आप इस तरह परेशान नहीं हो, बल्कि इस मसले का हल सोचे और ऐसा करें कि एक रात छुपकर अपनी बेटी के कमरे में सो जाएं और देखें कि वो रात को क्या करती है। इस तरह आप हकीकत को अपनी आंखों से देख भी लेंगी और ये भी बेहतर जान सकेंगी कि आखिर इस मसले से अपनी बेटी को किस तरह निकाले। मैंने धनीराम साहब की बेटी की बात मान ली। आज शाम को तो मेरी बेटी ने हॉस्टल वापस जाना था, इसलिए मुझे फिर से 1 हफ्ते का इंतजार करना था और मैं इंतजार करने लगी। अगले हफ्ते जब मेरी बेटी घर रहने आई तो उस रात में छुपकर बेटी के कमरे में चली गई और अगले ही लम्हे मेरी जान निकल गई। मैं जो पिछले 1 हफ्ते से ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रही थी कि जो कुछ भी मुझे धनीराम साहब की बेटी ने बताया है वो सब झूठ हो और मुझे अपनी आंखों से कोई ऐसा मंजर ना दिखाई दे जो इन सब बातों को सच साबित करे। लेकिन अफसोस कि मेरी कोई भी बात पूरी नहीं हुई थी और जानलेवा सच्चाई मेरी नजरों के सामने साबित हो गई थी। मैंने वो रात बहुत दर्द में गुजारी और जो धनीराम साहब की बेटी ने कहा था कि मुझे कोई ना कोई हल मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उल्टा मेरी पहले की अकल समझ भी जाती रही थी। लेकिन ये बात भी अच्छी थी कि मेरे पति को इस सारे किस्से की जानकारी नहीं थी। एक बात तो मैंने जान ली थी कि अब मेरी बेटी कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी, लेकिन जिस दलदल में वो गिरती जा रही थी शायद उससे निकल सकती थी। मैंने ये फैसला किया कि मैं अपने पति से इस सारे मामले को राजी रखूंगी। धनीराम साहब की बेटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि जहां उसने सच्चाई ढूंढने में मेरी मदद की और मुझे सच से आगाह किया, इसी तरह वो अब मेरी बेटी को इस दलदल से निकालने में भी मेरी मदद करे। अगले दिन मैं फिर से धनीराम साहब के घर मौजूद थी। मैंने रोते हुए धनीराम साहब की बेटी से मिन्नतें की कि वो मेरी मदद करे ताकि मैं अपनी बेटी को बचा सकूं। वो एक समझदार लड़की थी और जानती थी कि जिस दलदल में मेरी बेटी फंस चुकी थी, अगर उसे वहां से ना निकाला जाता तो उसकी मौत ही मुमकिन थी। और ये भी कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली मेरी बेटी जैसी कई और लड़कियां इस दलदल में धंस चुकी है और मेरे या उसके लिए अकेले ये मुमकिन नहीं है कि इनकी मदद की जाए, इन्हें इस दलदल से निकाला जाए और उन्हें सही और गलत की तमीज सिखाई जा सके। इसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता था। इस सब में हमें एक बड़े और अच्छे ओहदे पर तैनात आदमी की मदद की जरूरत थी और हमारे सामने इस वक्त धनीराम साहब के अलावा और कोई नहीं था। इसलिए मैंने और धनीराम साहब की बेटी ने हिम्मत करते हुए धनीराम साहब से बात करने का फैसला किया और उनके पास जाकर उन्हें शुरू से लेकर आखिर तक सारे मामले से आगाह किया। धनीराम साहब सुनते ही हे भगवान बोलते हुए कानों को हाथ लगाने लगे और नाराजगी जताने लगे। मुझे शक सा हुआ कि कहीं धनीराम साहब मदद करने से इनकार ही ना कर दे, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी और धनीराम साहब के दिल में भी ऊपर वाले ने रहम डाल दिया था, इसलिए वो मदद करने पर तैयार हो गए। मामला गंभीर था और बहुत से घरों की इज्जत उससे जुड़ी हुई थी, इसलिए इस मामले को हल भी खामोशी से ही करना था। धनीराम साहब ने कुछ सोचा और फिर अपने जानने वाले एक पुलिस के बड़े अफसर को फोन किया और उन्हें सारी बात बताते हुए अपने तौर पर मसले की तहकीकात करने की दरख्वास्त की। पुराने संबंधों का पास रखते हुए वो पुलिस अफसर मान गया और अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसने सारे मामले की छानबीन करवाई और नतीजे में रोंगटे खड़े कर देने वाले ऐसे राज खुले थे कि सुनने वालों के दिल कांप गए। धनीराम साहब ने अपनी बेटी को भी उस कॉलेज से निकलवाया और दूसरी जगह दाखिल करवा दिया। देखने में एक शिक्षा का मंदिर नजर आने वाली ये इमारत हरगिज इस काबिल नहीं थी कि शरीफ लोग यहाँ अपनी बेटियां पढ़ने के लिए भेज दे, और धनीराम साहब भी एक शरीफ और इज्जतदार इंसान थे और उन्होंने वही किया था जो एक इज्जतदार इंसान को करना चाहिए था। पुलिस ने और किसी भी सदस्य का नाम आए बगैर अपने तौर पर पूरी तहकीकात करके एक मजबूत केस कॉलेज के प्रबंधकों और करता धरता दूसरे टीचरों के खिलाफ तैयार किया था कि कोई भी मुजरिम बचकर ना निकल सके और जो समाज के नौजवानों को गलत रास्ते पर चलाए उनके लिए माफी की कोई गुंजाइश होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बेटी भी अब कॉलेज से घर वापस आ गई थी। मैंने बेटी को कॉलेज से निकालवा लिया था और अब चूंकि मामला ज्यादा देर तक छुपा हुआ नहीं रह सकता था, इसलिए मैंने अपने पति को भी बेटी के घर आने के दूसरे ही दिन सारे मामले से आगाह कर दिया था, जिसे सुनकर अफसोस की शिद्दत से मेरा पति चंद लम्हे तो कुछ बोल ही न सका और जब उसके होशो हवास थोड़े बहाल हुए
तो उसने गुस्से में आकर बेटी को मारना पीटना शुरू कर दिया। वो तो पहले ही दवाइयों के इस्तेमाल से अधमरी हुई थी, मार को सह ही नहीं सकी और बेहोश हो गई। मेरा पति इतने गुस्से में था कि वो बेटी को माफ करने पर तैयार ही नहीं था। इसलिए जब मैंने उसे कहा कि बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल लेकर चलते हैं, तो वो मुझ पर भी गुस्सा करने लगा। लेकिन औलाद आखिर औलाद ही होती है और हमारी तो थी भी इकलौती बेटी, इसलिए ज्यादा देर दिल पत्थर नहीं कर सका और हम इलाज के लिए बेटी को शहर ले आए। यहाँ पर एक बार फिर धनीराम साहब ने नैतिक मदद के साथ साथ हमारी बहुत ज्यादा पैसे से भी मदद की और आहिस्ता आहिस्ता हमारी बेटी सेहतमंद होने लगी। वो हम दोनों से शर्मिंदा थी और रो रो कर हमसे माफी मांगती थी। हम तो माँ बाप थे, हमने उसके माफी मांगने से पहले ही उसे माफ कर दिया था। लेकिन इसका अब क्या फायदा था? भविष्य तो तबाह हो ही चुका था। हमारा ख्वाब चकनाचूर हो गया था। हमारी बेटी अब कभी डॉक्टर नहीं बन सकती थी। इस पर खर्च करने के लिए हमारे पास और रकम नहीं थी और न ही हमें अब पहले जैसा एतबार था। दरअसल जब मैंने अपनी बेटी के कमरे की सफाई की तो मुझे उस दिन सफाई करते वक्त कुछ पुड़िया नजर आई। आखिर ये सब क्या था और कहां से आया था? क्योंकि मैंने तो अपनी बेटी को कभी ये सामान खरीद कर ही नहीं दिया था। लेकिन उसे खोलकर देखते ही मेरे होश उड़ गए थे। वो सारी नशीली दवाइयों की पुड़िया थी और उनके ऊपर पिसी हुई फिटकरी कुछ इस तरह से छिड़की हुई थी कि खोलकर देखने पर वो फिटकरी ही लगती थी। नशीली दवाइयों का मेरी बेटी से क्या काम? क्या ये भी मेडिकल की पढ़ाई में किसी तजुर्बे के लिए चाहती होती हैं? बस यही पूछने और अपने दिल की तसल्ली के लिए धनीराम साहब की बेटी के पास चली गई। लेकिन उसने मुझे बताया कि नशीली दवाइयां तो क्या, उन्हें तो कभी फिटकरी की भी जरूरत पेश नहीं आती। इसलिए मेरी परेशानी में बढ़ोतरी हो गई और मुझे परेशान देखकर धनीराम साहब की बेटी ने मुझसे वादा किया कि वो मुझे असल बात पता करके देगी। और फिर जब उसने कॉलेज में मेरी बेटी का पीछा किया तो सुराग हाथ लगा। जो बात उसे मालूम हुई उसने मुझे बता दी और साथ ही ये भी बताया कि मुझे छुपकर देखना चाहिए कि आखिर मेरी बेटी फिटकरी का करती क्या है। दरअसल मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक अपने नीचे होने वाले नशीली दवाइयों के धंधे से बेखबर थे और अफसोस की बात यह थी कि हॉस्टल के वार्डन और कॉलेज के चंद टीचरों के साथ साथ चौकीदार भी इसमें शामिल थे। वो खुलेआम कॉलेज में नशीली दवाइयां बेचते भी थे और छात्रों को नशे पर भी लगाते थे। उनका टारगेट ज्यादातर लड़कियां ही होती थी, जिन्हें फिर नशे में बेसुध करके वो उनसे वेश्यावृत्ति भी करवाते थे। मेरी बेटी भी उनके हाथे चढ़ गई थी। शुरू में तो उन्होंने पैसों का लालच भी दिया था और मेरी बेटी लालच में आ गई, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रकम देने की बजाय हथियाने लगे थे। अब तक मेरी बेटी को नशे की लत लग चुकी थी और वो अब नशा किए बगैर नहीं रह सकती थी। इसलिए वो उनके झांसों में आती रही और अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करती रही। मेरी बेटी की तरह और भी बहुत सी मेडिकल कॉलेज की छात्राएं इस नशे का शिकार हो चुकी थी और उनका इस्तेमाल करते हुए ये अपराध पैसा लोग खूब अपना धंधा चमका रहे थे। मेरी बेटी वैसे तो संस्कार और इंसानियत और अपने माता पिता का ख्वाब और उनकी कुर्बानियां भूल ही चुकी थी, लेकिन अभी इतनी इंसानियत उसमें बाकी थी कि वो हमारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए जो भी नशीली पुड़ियां घर लाती उनमें फिटकरी पीसकर इस तरह मिला देती कि देखने पर वो नशीली दवाई नजर आए। इसलिए जो भी नशीली पुड़ियां घर लाती उनमें फिटकरी पीसकर इस तरह मिला देती कि देखने पर वो नशीली दवाई नजर ना आए और उसका नशा भी पूरा होता रहे। इसलिए वो मुझसे मेडिकल के तजुर्बे का कहकर फिटकरी मंगवाती रही और इस तरह से इस्तेमाल करती। उस रात जब मैं बेटी के कमरे में सोई तो मेरी बेटी वही फिटकरी पीसकर उन्हीं नशीली पुड़ियों में डाल रही थी। उससे ना तो वो नशीली दवाई कॉलेज में पकड़ी जाती थी और ना घर पर, लेकिन उस दिन मेरी बेटी वो नशीली दवाइयों की पुड़िया घर पर ही भूल गई और फिर खुलते खुलते सारी हकीकत खुलती चली गई। लेकिन अफसोस की बात तब खुली जब पानी सर से ऊपर हो चुका था और मेरी बेटी का भविष्य भी बर्बाद हो चुका था। अब वो सही हो चुकी है, उसने नशा करना भी छोड़ दिया है, लेकिन उसके डॉक्टर ना बन सकने की वजह से मोहल्लेदार और रिश्तेदार आज भी ताने दे देकर हमारा दिल जलाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।